नमस्कार, TV9 के इस मेगा शो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से देश में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। यह बहस है सिनेमा को लेकर कि क्या सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का जरिया है या समाज का आईना भी। क्या फिल्में अभिव्यक्ति की आजादी हैं या समाज में प्रोपेगेंडा का हथियार भी। क्या फिल्म इंडस्ट्री भी दो धड़ों में बंट चुकी है। क्या फिल्मों में राष्ट्रवाद का दौर दर्शकों की मांग के साथ आया है या राष्ट्रवाद के जरिए देश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। क्या कुछ फिल्में समाज का सच दिखा रही हैं या समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। इस मुद्दे पर अपने तीखे सवालों के साथ देश के 5 जाने माने संपादक TV9 भारतवर्ष के हाईटेक स्टूडियो में मौजूद है यहां पर मेरे साथ। और उन सवालों का जवाब देने के लिए हमने आज बुलाया है फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मुखर आवाजों में से एक, देश के बड़े निर्माता निर्देशक जो अपने शब्द बाण से विरोधियों को करते हैं दंडित। TV9 के स्टूडियो में आ रहे हैं तालियों के साथ सिनेमा के जाने माने चेहरे अशोक पंडित। अशोक जी हमारे एडिटर्स हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, प्लीज बैठिए। देखिए, पहला सवाल तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि अभी द केरल स्टोरी का विवाद खत्म नहीं हुआ कि आप देश के सामने नई कहानी लेकर आ गए, 72 हुरे। निशांत, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ऐसी कुछ चीज़ों को देश के सामने लाना, दुनिया के सामने लाना, जो पिछले एक दशक तक दबाई गई थी, उसके बारे में बात नहीं होती थी, और अगर बात करने की कोई कोशिश भी करता था तो उसको दबा दिया जाता था। बहुत ज़रूरी था कि हम जैसे कुछ फिल्म मेकर्स, प्रोडक्शन हाउसेस जो बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते थे कहानियों के द्वारा, उनकी आवाज़ पिछले कई दशक तक जो है दबा दी जाती थी। उनको या तो सेंसर नहीं मिलता था, एक डर पैदा किया गया था जी ऐसे फिल्म मेकर्स को या प्रोडक्शन हाउसेस को कि आप इस किस्म की कहानियाँ जो है वो बोल नहीं सकते थे या बात नहीं कर सकते थे। अब चूंकि समय आ चुका है, टाइम आ चुका है, और लोगों की एक्सेप्टेंस है ऐसी फिल्मों को लेकर, ऐसे सब्जेक्ट्स को लेकर, लाखों की तादाद में जो लोग जा रहे हैं फिल्में देखने के लिए, तो एक मनोबल बढ़ता है, मेकर्स का एक मनोबल बढ़ता है, प्रोडक्शन हाउसेस का, लोगों का, जनता का मनोबल बढ़ता है। और जिस तरीके से लोग सराह रहे हैं ऐसी फिल्मों को, ऐसे सब्जेक्ट्स को, तो मुझे लगता है कि ये तो सिलसिला शुरू हो चुका है। आगे आगे देखिए आप कैसे कैसे फिल्में बनती हैं। तो मुझे एक बात तो इशू बेस्ड फिल्म है। अब आप इशू बेस्ड फिल्म की बात कर रहे हैं, 72 हुरे फिल्म जो है ये है क्या, किस सोच के साथ बनाई गई है, क्या संदेश देना चाहती है, हम समझना चाहते हैं। देखिए निशांत जी, मैं फिल्म की कहानी तो आपके सामने नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उसका जिस्ट ज़रूर बता दूंगा कि ये फिल्म जो है ये एंटी टेररिज्म है। टेररिज्म जिसके खिलाफ मैं लड़ाई पिछले 35 साल से लड़ रहा हूँ, कश्मीर में, कश्मीर के बाद बाकी जगहों पर भी। ये फिल्म एंटी टेररिज्म है, और जिस झूठ को बोल बोल कर भड़काया जाता है लोगों को, और ये कहा जाता है कि आप अगर ये काम करोगे, अगर आप हत्याएं करोगे, आप ब्लास्ट करोगे, आप एक जिहाद करोगे, इसको जिहाद कहते हैं ना, अगर ये करोगे तो आपको 72 हुरों का ऊपर दर्शन होगा। ये जो सोच है, उस सोच को कंडेम करते हुए, इस सोच को डिस्ट्रॉय करते हुए एक सच जो है सामने लाने की कोशिश की है कैरेक्टर्स के द्वारा। एंड बेसिकली द प्रीमाइस ऑफ द फिल्म जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है। टेररिज्म इतना बड़ा कैंसर है पूरी दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। ये फिल्म जो है वो मैसेज देती है। आप कुछ बोलते हैं तो आपका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है, फिल्म बनाते हैं तो सेंसर बोर्ड ट्रेलर पास नहीं करता है। लोग पूछ रहे हैं कि कोई आपको विवादों में फंसाना चाहता है या आप खुद विवादों में आना चाहते हैं। देखिए निशांत जी, अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल की बात कर रहे हो तो मैं तो उसको बंद कराने का तो मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि मेरी आवाज़ थी वो। और ट्रेलर जो है, जो उन्होंने रिजेक्ट किया या कट्स मांगे, ये दो अलग अलग चीज़ें मैं आपको विस्तार में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं शून्य जी महाराज, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी आवाज़ दिल से निकलती है, और जो मैं 35 साल से कर रहा हूँ,
अगर दिल से निकालती है तो आपको प्लेटफॉर्म जो है एक नहीं दूसरा जरूर मिल जाएगा। इसलिए मैं आज आपके शो में हूं। भैया अगर ट्विटर सस्पेंड कर दिया तो निशान तो है ना मेरे साथ, ये TV9 भारतवर्ष तो है मेरे साथ, ये 5 महारथी तो मेरे साथ हैं, आप हैं मेरे साथ। तो डरता तो मैं होता नहीं हूं, डरता नहीं हूं मैं। जहां तक ट्रेलर का सवाल है, आप बिलीव नहीं करेंगे, पहली बार हुआ होगा ये कि एक फिल्म जो है 72 हो रहे हैं, उसको नेशनल अवार्ड मिला है, 2 अवार्ड्स मिले हैं, डायरेक्टर को अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड जो है वो हर मेकर का सपना होता है, अवार्ड्स बहुत होते हैं, लेकिन जब नेशनल अवार्ड मिलता है उसको लगता है कि मुझे देश ने सराहा है, देश मेरे साथ है। और उस फिल्म का जो ट्रेलर दिया जाता है सेंसर में, क्योंकि हम चाहते थे कि ये ट्रेलर थिएटर में भी आए, दूसरी फिल्मों के साथ आए, इसका प्रचार हो, लोग देखें उसको। और उस ट्रेलर को आप ये कहते हैं कि इसमें से कट्स आए, ये कट आप इसमें से शॉर्ट्स काटिए, शॉर्ट्स काटिए। विडंबना इस बात की है निशान जी कि उस ट्रेलर में वही शॉर्ट्स हैं जो फिल्म के हैं, जो फिल्म में एक भी फ्रेम जो है वो बाहर का एक्स्ट्रा नहीं है ट्रेलर में, और आपने उस ट्रेलर को रिजेक्ट कर दिया। तो इससे बड़ी विडंबना तो हो ही नहीं सकती, पहली बार हुआ है। या तो नेशनल अवार्ड दिया गया वो गलत है, या तो ये सही है, तो हमको डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि सही क्या और गलत क्या है। लेकिन इस बात का यकीन है कि आपने हमारे ट्रेलर को रिजेक्ट किया, कोई बात नहीं, लोग हमारे साथ हैं। 7 तारीख को पिक्चर रिलीज हो रही है, दुनिया जो है वो डिसाइड करेगी कि ये फिल्म जो है ये आने चाहिए। सेंसर बोर्ड ये कहता है कि ट्रेलर से समाज में नफरत फैलेगी, उनको ऐसा लगता है। अरे तो कमाल है, मतलब फिल्म से नहीं नफरत फैल सकती, आपको ट्रेलर से नफरत फैल सकती है, तो मतलब ये तो मजाक है, ये तो मजाक है यार। मतलब मैं तो पूछना चाहता हूं कि कौन है ये लोग जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं जो डिसाइड करेंगे फिल्म जो है वो समाज के लिए सही है, आप नेशनल अवार्ड देते हो, और ट्रेलर जो है वो समाज में दुश्मनी बनाएगा। क्या ये तो कमाल है। डायरेक्ट सवाल पूछता हूं जी, क्या अशोक भाई ये फिल्म जो है सत्य घटनाओं पर आधारित है? क्या आप ये दावा कर रहे हैं? सर सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। आप ही के चैनल्स में, आप ही के सामने वो सारे लोग आके बैठते हैं और 72 होने को जस्टिफाई करते ही करते हैं। इसके क्रेडिट रोल में लिखा है बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। सत्य, हाँ लिखा है ना, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी लिखा हुआ हम लोगों ने, कि जो घटनाएं आपके सामने होती हैं, जो मैंने देखा हुआ है कश्मीर में, जो मैंने सुना हुआ है दिन रात अपने कानों में, कि ये हकीकत है और इसी को फॉलो करिए। तो ये जो 2 हमारे कैरेक्टर्स जो है, जो नैरेटिव सेट करते हैं पूरी फिल्म का, वो बिल्कुल जो आज चल रहा है समाज में और दुनिया में चल रहा है, उसी को सामने लाके उसमें प्रेजेंट। लेकिन मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि द केरल स्टोरी के जो मेकर्स थे उन्होंने भी दावा किया था कि वो सत्य घटनाओं पर आधारित है, और पहले वो 32,000 लड़कियां थी, बाद में पलट गए वो 3 लड़कियां हो गई, तो यहाँ पे 72 का कहीं साथ तो नहीं हो जाएगा? देखिए जहाँ तक केरल स्टोरी का सवाल है, मैं 3 हो या 32 हो या 34 हो, इशू वो नहीं है। केरल स्टोरी में रियल लाइफ इंसिडेंट्स के सामने उन पे बेस करके वो कैरेक्टर्स पे फिल्म बनाई गई थी। तो ये कहना कि ये आप उसको ले जाओ 32 पे, तो उन्होंने डिस्कशन नहीं किया ज़्यादा, बट अगर रिसर्च किया हुआ है और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने वो फिगर दिया हुआ है, वो उन्होंने उस इशू को ज़्यादा तूल न देकर उनको लगा कि फिल्म ज़्यादा चलनी चाहिए और फिल्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उस बहस में वो नहीं गए। लेकिन अगर जिस दिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विपुल या सुदीप तो अगर डिसाइड करता हो, सामने वो भी चीज़ आई गई होती, तो ये भी जो है 72, तो ये फिगर हमारा नहीं है, ये फिगर तो उन लोगों का है। वो आपके सामने आप रोज सुनते हो, चिल्ला चिल्ला के चीख। अच्छा, ये यही सवाल पूछता हूँ, 72 का जिक्र कहां से आया? क्योंकि सवाल खड़ा ही होता है, आपने बोला ये ट्रू स्टोरीज पर है, अगर आप 72 बोल रहे हैं तो फिर कुरान में कौन सी आयत, कौन सा सूरा इस थ्योरी को सही बता रहा है? देखिए निशांत, मैं आपसे ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता अभी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि फिल्म देखिए, क्योंकि उस चीज को जो है वो डिविएट करते हुए मैं नई कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता हूं। आप फिल्म देखिए, फिल्म देखने के बाद मैं 8 तारीख को फिर आपके पास, आप लोगों के पास आके बैठूंगा और फिर इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। ठीक है, आप अपनी, हम जो हैं, अब ये मैं सवाल इसलिए पूछा हूं, हम आपकी क्रिएटिव फ्रीडम का सम्मान करते हैं, लेकिन विरोध करने वाले पूछते हैं कि कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी, अब 72 उन्हें कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज के एक वर्ग को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है डेलिबरेटली? देखिए निशांत, मैं बहुत ही अपने आप को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन समझता हूं, आप सब लोगों की तरह।
हमारी जो घुटन है, हम जैसे मेकर्स की, हम जैसे प्रोडक्शन हाउसेस की, हम जैसे आर्टिस्टों की, हम जैसे जर्नलिस्टों की जो घुटन ये है कि जो चीज़ों को बाहर एक इकोसिस्टम ने लाने नहीं दिया था, एक नैरेटिव चलता आ रहा था इतने सालों से, एक नैरेटिव चलता आ रहा था इतने समय से, और उसी नैरेटिव को लोगों को बिलीवेबल कराने की कोशिश की, चाहे वो सरकार की तरफ से था, चाहे वो इकोसिस्टम मीडिया में था, चाहे वो इकोसिस्टम पॉलिटिशियंस में था, चाहे वो इकोसिस्टम किसी भी समाज में था, किसी जगह पे था। ये जो बाहर निकल रहा है, ये उन 70 साल की 65 साल की जो घुटन अंदर है लोगों की, दुनिया की, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे जो लोग आज चीख चीख कर कह रहे हैं, उस नैरेटिव को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिस नैरेटिव ने इस देश में कैंसर फैलाया था। इस देश में डेमोक्रेसी है, आज़ादी है, हम जो चाहेंगे वो बात करेंगे, पत्रकार वो चाहेगा वो बात करेगा, फिल्म मेकर वो चाहेगा वो बात करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। अशोक जी, एडिटर्स के पास जाता हूं। अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, मेरा एक सवाल है। आप बार बार कह रहे हैं कि इतने सालों से हमको करने नहीं दिया। मुझे क्या 3-4 फिल्मों के नाम बताएंगे कि जो फिल्में आई, सेंसर ने उनको रिलीज नहीं होने दिया, या सेंसर ने उनको काम नहीं करने दिया, या सेंसर ने उनको रिलीज मतलब थिएटर ने उनको जगह नहीं दी? ऐसी 3-4 फिल्मों के नाम बताइए जो 2014 के पहले, क्योंकि आपका नरेशन यही बताता है कि 2014 के बाद ही इंडिपेंडेंस मिला है, चाहे पत्रकारों को बोलने का हो, चाहे फिल्म मेकर्स को फिल्म बनाने का हो, चाहे सिंगर्स को गाने का हो। तो मैं 1947 से लेकर 2014 तक ऐसे कुछ फिल्मों के नाम बनाना चाहता हूं कि जो फिल्में बनी लेकिन रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि सरकार ने उनको रोका किसी ना किसी एंगल से। अशोक जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप बहुत ही सीनियर इंसान हैं, मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। ऐसा अशोक जी, देखिए, एक होता है, एक रोक मानसिक तौर पे होती है। आपको ये पता होगा कि किशोर कुमार को बैन कर दिया गया था, आपको पता होगा कि देव साहब को बैन कर दिया था। मैं इमरजेंसी की बात नहीं करता। नहीं। इमरजेंसी का वो पीरियड छोड़ के बाकी पीरियड, मुझे जवाहरलाल नेहरू से लेके, शास्त्री से लेके, अटल बिहारी वाजपेयी के पीरियड से लेके तमाम पीरियड की बात करता हूँ। घूम फिर के वो इमरजेंसी के पीरियड पे मत आइएगा, वहां तो सस्पेंशन ही था। नहीं अशोक जी, मेरे हिसाब से, हम जैसे लोगों के हिसाब से इमरजेंसी तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी ना। हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे आवाज़ों के लिए वो इमरजेंसी का माहौल तो अब तक चल रहा था। प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स, थिएटर्स एक बहुत ही सटल तरीके से हमको ये फिल्में नहीं बनाने दे रहे थे, बहुत तरीके से हमको नहीं बनाने दिया, हमें सोचने नहीं दिया जाता था। विक्टिम तो मैं हूँ, मुझे पता है। आपने एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी होती है, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी होती है। ये क्या रीजन है? टुडे देयर इज दैट टाइम इट वाज एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। कोई फाइनेंसर आपके सामने नहीं खड़ा होता था, आपकी हिम्मत नहीं होती थी कश्मीर फाइल बनाने के लिए। आपकी हिम्मत क्यों नहीं हिम्मत हुई लोगों की कश्मीर फाइल बनाने के लिए उस वक्त पे? क्यों नहीं हिम्मत हुई केरला स्टोरी बनाने के लिए? क्यों नहीं हुई 72 होने पर बनाने के लिए? क्यों नहीं होगी आगे जो फिल्म बनाने के लिए? ये कॉन्फिडेंस लेवल की बात होती है। मधुर भंडारकर आपके मित्र है, परम मित्र है जी। उन्होंने तो जितनी रियलिस्टिक फिल्में बनाई वो 2014 के पहले की थी, और उन्होंने समाज के उन तमाम बुराइयों पे हार्ड हिटिंग किया, जिसमें सरकार भी एक्सपोज होती है कि यदि डांस बार चल रहे हैं तो सरकार एक्सपोज होती है। पेज 3 अखबार की दुनिया का पूरा भ्रष्टाचार रास्ते पे लाए उन्होंने, तब तो किसी ने नहीं रोका, अखबारों ने तो बैन नहीं किया। ये तमाम लोग तब भी थे, तब भी पिक्चर लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन की। यदि आप बी आर चोपड़ा की फिल्म देखिए तो बी आर चोपड़ा थोड़े लेफ्टिस्ट थे। उस जमाने में देश की आज़ादी के बाद जितने भी तमाम संगीतकार थे, मतलब कई लोग थे ऐसे, शबाना आजमी के पिताजी भी वो लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड लोग थे, और इन लोगों के गाने चले, इन लोगों की फिल्में चली, किसानों का आंदोलन चला, 2 बीघा जमीन यही बनी। 2 बीघा जमीन वो समाज के खिलाफ वो तमाचा था जो समाज में चल रहा था। तब सरकार में वही लोग थे जो लोग सत्ताधीश थे, जो जमींदार थे, लेकिन फिल्में तब भी चली। क्या अभी मैं दूसरा एक है, क्या अभी एक जुनून चल रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को साइड को करके उस पर हार्ड हिटिंग करो तो एक आपको समर्थन मिलता है और 100 करोड़ के क्लब में चली जाती है पिक्चरें हिट होने लगती है। पठान जैसी पिक्चर, जिस पिक्चर को मेरे हिसाब से पठान का तो 100 करोड़ का कलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि पिक्चर 1000 करोड़ की पिक्चर वो बनती है क्योंकि कंट्रोवर्सी। क्या फिल्म मेकर ने एक नया धंधा शुरू कर दिया कि कंट्रोवर्सी खड़ी करो और फिर पैसा कमाओ? अशोक जी, पहली बात तो मैं आपकी इस पूरे डिस्कशन को या आर्गुमेंट को पूरा नेगेट करता हूं कि फिल्म मेकर्स जो हैं वो इतने अनखूत और इतने अनएजुकेटेड नहीं हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से समझते हैं। आपने मेरे दोस्त मधुर की फिल्मों का एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल सोशल इविल की बात है। आप ये कहते हैं कि कम्युनिटी को
हम जो है वो टारगेट कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप ये कहकर वो करोड़ों लोगों की को निगेट कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं जो अपने मर्जी से पिक्चर देखने गए हैं। या तो आपके इंटेलिजेंस में कोई प्रॉब्लम है या उनके इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम है। सेकेंडली, अगर वो कौम टेररिज्म को सपोर्ट करती है तो फिर वो कौम के खिलाफ है। अगर वो कौम ये कहती है कि वो हमने कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया है, अगर और ये जायज़ है, अगर वो कौम इसको एक्सेप्ट करती है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। हम तो बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कंट्री के खिलाफ टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग, इसमें कौम का कोई लेना देना ही नहीं है। आप ही लोग कहते हैं ना कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, तो जब टेररिज्म हैज नो रिलीजन तो एक कौम भी इसमें कहां से आ जाती है? ये उन लोगों के खिलाफ है, ये उन लोगों के खिलाफ है अशोक जी, जो लोग इस देश में देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे वो अर्बन नक्सल्स हो, चाहे वो नक्सलाइट्स हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो सारी ताकतें, चाहे वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिन्होंने दुकानें चलाई हैं अपने यहाँ पर कि इस कंट्री को किसी न किसी तरीके से खत्म करो। और हर चीज को नरेंद्र मोदी से जोड़ने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हम अपनी औकात रखते हैं। ओके, हम अपनी आपने जोड़ा है। नहीं, आपने 2014 बोला है। नहीं, आप बार-बार कह रहे हैं कि इतने सालों तक नहीं हुआ। अरे वो तो मेरी फीलिंग है, नहीं हुआ, अरे वो तो मेरी फीलिंग है, मेरी फीलिंग है। आप कैसे कर सकते आप हैं? अपनी फीलिंग बता दीजिए, मेरी फीलिंग बताइए। मैंने कहा आपको मत बताइए। आपने बताइए ना, आपने कहा कि हर चीज को मत बताइए। मैंने आपको कहा आप मत बताइए। अभी तो बोले अरे मैं से मत जोड़िए। अरे अशोक जी, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने नाम भी नहीं लिया। I have felt persecuted for last so many years। मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, और ये हकीकत है, आपको सही लगेगा गलत लगेगा। अशोक भाई, इट्स अ नॉट फैक्ट। जयशंकर जी, छोटा सा सवाल सर, छोटा सवाल प्लीज। देखिए, रामायण, कुरान, बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों पर विवादित फिल्में क्यों बनाई जाती हैं जिनसे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है? ये मैं नहीं कह रहा ये हूं। दो सवाल हैं। एक सेकंड, हाँ। निशांत, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश पूछ रहे हैं। इस तरह की फिल्में बना के जो राजनीतिक मकसद होता है, उसके मकसद से जो राजनीतिक फिल्में बनती हैं तो आपकी थैलियां तो भर जाती हैं, करोड़ों रुपए आपके पेट में आ जाते हैं, लेकिन इससे जो समाज में नफरत फैलती है, सांप्रदायिक हिंसा का माहौल उन्माद पैदा होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, पहली बात तो किसी भी मेकर को या किसी भी प्रोडक्शन हाउस को, किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी राइटर को, किसी को भी किसी भी धर्म का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। आपको किसी ने लिबर्टी नहीं दी हुई है। आपने फिल्म का जो जिक्र कहा, हमको रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम मेकर्स, हम राइटर्स, हम पेंटर्स, जितने भी लोग हैं, इतनी संशुद्धता तो होनी चाहिए हम लोगों में कि आप किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। बिकॉज ये देश जो है, ये सब धर्मों का एक एक्सप्रेशन है, उसका एक पावर है, एक स्ट्रक्चर है, सब कुछ। तो हमको धनी, और मैं खास करके अगर मेरी बात करें तो आई एम अ फॉलोअर ऑफ ऑल द रिलीजन्स। मुझे कोई आपत्ति नहीं और कोई कुछ नहीं, और मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हम जो है कश्मीर में 3% हिंदूज थे और 97% कश्मीरी मुस्लिम्स थे। हमने साथ में अपने इतने साल वहाँ पर गुजारे थे। तो कोई अगर मुझे ये कहे कि भैया आप सेक्युलरिज्म में बिलीव नहीं करते, तो मुझे कोई सेक्युलरिज्म सिखा नहीं सकता और मुझे कोई सेक्युलरिज्म पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं हार्डकोर मेरे अंदर सेक्युलरिज्म जीता है और मरता है और सब कुछ है, तो मेरे अंदर है वो। तो जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर मेकर को, हर शख्स को किसी भी धर्म का या किसी भी रिलीजन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा, कंट्रोवर्सी की अगर बात हो रही है तो सवाल ये आता है कि कश्मीर फाइल्स की जो स्क्रीनिंग हुई वो जेएनयू में हुई, द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग जेएनयू में हुई, और अब 72 हूरों की भी। ये सिर्फ इत्तेफाक है या विवादों के जरिए फिल्म हिट कराने का कोई फॉर्मूला? देखिए निशान जी, मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट्स कम्युनिटी में ऐसी फिल्में दिखाना बहुत ज़रूरी है। और जब खास करके ऐसी धरती पर और ऐसे ज़मीन पर, ऐसे इंस्टीट्यूशन पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं, तो फिर 72 होरे दिखाना बहुत ज़रूरी है और बहुत आवश्यक है। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर एक तबका है, जहाँ पर एक कैंसर है, जहाँ पर एक तबके के स्टूडेंट्स हैं जो है एक नक्सलियों का एक पूरा डंबा है वहाँ पे। हम तो कोशिश करें जादवपुर यूनिवर्सिटी भी दिखाने के लिए,
हम कह रहे हैं कि कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन में, जेएनयू की बात नहीं कर रहा हूँ, हम चाह रहे हैं जितने स्टूडेंट्स, जितने कॉलेज स्टूडेंट, जितना यूथ, जितना यंग क्राउड बिलोंगिंग टू ऑल थॉट्स, सब सोच वाले लोग इस फिल्म को देखें, हमारी कोशिश हुई है। नहीं, लेकिन सवाल ये है अशोक जी, जिस यूनिवर्सिटी को आप लोग अर्बन नक्सल के लिए बोलते थे, जिस यूनिवर्सिटी को आप टुकड़े टुकड़े गैंग का अगर बेस बोलते थे, फैक्ट्री बोलते थे, उसी वही जगह मिली आपको फिल्म दिखाने के लिए। तो घर में घुस के मारो ना, प्रॉब्लम क्या है आपको? अरे भैया ये है ना, गलत नहीं है ना, सही है ना निशान जी, सही है कि नहीं है भैया? हम उस पूरी फौज से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? आज भी लड़ रहे हैं। आज भी जो है देश के खिलाफ जितने नारे ये कमेंट तो पुलिस या अदालत का होगा ना, हम क्यों कहेंगे इस पे? आप कैसे कह सकते हैं? क्यों? मैं सिटीजन हूं, मेरा हक है, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरा फ्रीडम ऑफ राइट है, मैं क्यों बोलूंगा? मुझे हक नहीं है बोलने का? मुझे भी हक है बोलने का, जो मैं चाहता हूं, जो मैं बोलना चाहता हूं, मुझे भी हक है बोलने का। जो लीगल फ्रेमवर्क में होता तो बोलूंगा ही बोलूंगा, उनको अलाउड है। वो एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, अगर आपके अनुसार उनकी मर्जी है, जो भी अगर बोले आपके हो। अनुसार वहां पर नक्सली हैं, अगर आपके अनुसार, तो आप उनको ये फिल्म क्यों दिखाना चाहते हैं? तू सीखे, शायद बदल जाए, कुछ अक्ल आए उनको। और उसके अलावा उसके निशान, उसके अलावा भी देश प्रेमी लोग भी है ना वहां पे। ऐसा नहीं है कि वही तबका है, वहां भी तो ऐसे लोग हैं जो इस देश से प्रेम करते हैं। ये तो मैं उस तबके भी बात कर, पूरा जेएनयू यूनिवर्सिटी को आप या किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप लेबल नहीं कर सकते हो। ये वो तबका है, कुछ आप कर रहे हैं वो तो लेबल आप लोग कर रहे हैं, वो तो लेबल आप लोग कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल देते हैं, ये बोल देते हैं, वो है ना देश को टुकड़े करने के। अरे निशान जी, देश को टुकड़े करने के नारे कहाँ लगे थे? वही लगे थे ना। तो पूरी यूनिवर्सिटी ऐसी हो गई। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने कहा पूरी यूनिवर्सिटी ऐसी। अभी मैंने कहा, आप तो 2 सेकंड पहले, आपने शायद सुना नहीं, लेकिन सरकार की रैंकिंग में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। हम किसी भी यूनिवर्सिटी को या किसी भी कॉलेज को या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक रंग से ब्रश नहीं कर सकते। हर्षवर्धन जी। अशोक जी, मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला तो ये, आप कह रहे हैं कि जेएनयू के लोगों को भी सिखाना है, आप मुसलमानों को भी सिखाना चाह रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इस फिल्म में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो मुसलमानों को परेशान करेगी, हर्ट करेगी? आप उनको कुछ सिखाने जा रहे हैं? और दूसरा जो हिस्सा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि इसी फिल्म को इस सरकार के दौरान नेशनल अवार्ड मिल गया, इसी फिल्म को जो प्रमाणन बोर्ड है वो प्रोमो नहीं निकलने देता है, आपका टीजर नहीं निकलने देता है, तो ये जानबूझ के किया गया या कोई एक है जिसके खिलाफ आप कुछ बात करें? कुछ विद्रोही तेवर में आप दिख रहे हैं। नहीं हर्षवर्धन जी, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि आपका पहला सवाल है कि ये फिल्म आप जेएनयू से लेकर मुसलमानों तक सबको सिखाना चाह रहे हैं। देखिए ऐसी बात है, मैंने शुरू में भी कहा सर कि इस फिल्म को किसी धर्म से मत जोड़िए। पहली बात तो ये है, सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है या कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी रिलीजन की कम्युनिटी है, मुझे लगता कोई टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली कोई कम्युनिटी है। ये फिल्म जो है ये टेररिज्म के खिलाफ है। इसको किसी रिलीजन के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि गलत है। तो हम मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों को लेक्चर देने के लिए ये फिल्म नहीं बनाई। हमने किसी को लेक्चर देने के लिए फिल्म बनाई है। एक इंपॉर्टेंट इशू टेररिज्म का है, उस टेररिज्म का कम्युनिकेशन करके हमने ये फिल्म बनाई है। अशोक जी, इसी का दूसरा सवाल जो जुड़ा हुआ है, जो आप छोड़ दे रहे हैं जी, अगर नेशनल अवार्ड मिल गया तो क्या कोई अर्बन नक्सल घुस गया क्या प्रमाणन बोर्ड में? क्यों टीजर रोक दिया, प्रोमो क्यों रोक दिया? देखिए ये सवाल तो आपको उनको पूछना चाहिए। ये सवाल मेरे लिए क्यों बोला, हम भी खुद कंफ्यूज्ड हैं। देखिए ये हुआ कैसे, हुआ क्यों, ये तो हम खुद जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी शुरुआती टिप्पणी मुझे याद है, आपने बहुत तीखे बयान दिए थे, तो मैं जानना चाह रहा हूं किसकी तरफ आपका इशारा है? किसने आपकी इस फिल्म में रोक दिया, या फिर हम ये माने कि वो वाला प्रोपेगेंडा हो जाता है जो फिल्म को हिट कराने के लिए जरूरी है? नहीं, देखिए ऐसा प्रोपेगेंडा, हर चीज को प्रोपेगेंडा से मत जोड़िए ना। बेसिकली नाम पूछना चाह रहे हैं, आप बता दीजिए। नहीं, मुझे क्या पता कौन बैठा है, किसने रिजेक्ट किया, आई डोंट नो। कुछ लोग जो भी वहां बैठे हुए, जो मैं तो पूछता हूं, मैंने वही पूछा, मैंने कहा कौन है ये लोग, कौन है ये लोग जो इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक फिल्म को नेशनल अवार्ड देते हैं और उसी फिल्म के जो ट्रेलर है उस ट्रेलर को रिजेक्ट करते हैं। मैं खुद जानना चाहता हूं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, एक और फिल्म बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है आदि पुरुष। आपने देखी वो फिल्म? अब जगह पे आया। आपने देखी वो फिल्म? जी मैंने देखी, बिल्कुल देखी मैंने। और जो लोगों का, इससे पहले कि आप आगे का सवाल पूछे, मैं आपका पहले जवाब दे देता हूं कि पत्रकारिता थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी घुसी हुई है। निशान जी देखिए, ऐसा है, वैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी भी धर्म विशेष या किसी भी रिलीजन पे जो फिल्म बनती है तो बहुत ही सीरियसनेस से उसको सोचना चाहिए और करना चाहिए।
हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हालांकि मैं आपसे ये बाद में पूछने वाला था कैसी लगी, मैं आपसे ये पहले पूछने वाला था क्यों देखी आपने, बट एनीवे फिर गो इट। नहीं मतलब भाई अभी आप टिकट लेके देखी मैंने, क्यों देखी मतलब टिकट लेके देखी मैंने। फिल्में सब देखते हैं हम फिल्म मेकर्स होने के नाते हमारे ही लोगों इंडस्ट्री के, तो मुझे लगता है सबको सब फिल्में देखनी चाहिए। अच्छा चलिए मैं अब आपको एक संवाद सुनाता हूँ। जी तेल तेरे बाप का, पता है मुझे। कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। फिल्म में हनुमान जी के जो संवाद दिखाए गए हैं उससे लोग नाराज हैं। आज आप यहां हैं तो हम उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। मैं इस लोगों की सोच के साथ हूं, मैं लोगों के साथ हूं, और जिस तरीके से लोगों ने इसको रिएक्ट किया और खंडन किया, मैं उसके साथ हूं। और मुझे लगता है कि ये सरासर गलती है राइटर की, डायरेक्टर की, कि इतने लार्जर देन लाइफ साइज कैरेक्टर्स जो हमारे हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम अर्चना करते हैं, उनके मुख से या उनकी ज़बान से उन कैरेक्टर्स की जिनको हम दिल से पूजा करते हैं, उनकी ज़बान से इस किस्म की अच्छा बेहूदी लाइनें आप जो बता रहे हैं अब वो सफाई देने के चक्कर में और बड़ी गलती कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर कहते हैं कि हनुमान जी तो भगवान थे ही नहीं, वो राम भक्त थे, लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। आप सहमत हैं मनोज जी से? मैंने तो पहले कहा कि कौन पढ़ा लिखा शख्स या कौन ऐसी शख्सियत इस किस्म की लाइनों पर हाँ भर सकता है। मुझे नहीं लगता। आपको लगता है उन्हें माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, माफी मांगनी चाहिए। और अगर मेरे मित्र मनोज जी माफी मांग लेते पहले तो ये हशर नहीं होता फिल्म। क्या आपको लगता है कि मनोज मुंतशिर को इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए? अशोक पंडित से मैं सवाल पूछूं। बिल्कुल मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। इंसानों से गलतियां होती हैं, हम भगवान नहीं, हम इंसान हैं। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है और लगता है जिन लोगों ने आपको बनाया है, जो लोग हमको बनाते हैं, जिन लोगों की वजह से हम इतनी बड़ी पोजीशन प्राप्त करते हैं, मुझे लगता है उन लोगों के इमोशंस को समझना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसमें हाई भरनी चाहिए। ठीक है, हर्षवर्धन जी सवाल पूछें, उसके बाद प्रदीप जी। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है अशोक जी। ये आपने बड़ी अच्छी लाइन कही कि जिसकी वजह से आप इतने बड़े होते हैं, लेकिन इसमें तो ये दिखा कि मनोज मुंतशिर इतने अहंकार में हैं। और आप निशान ने सवाल पूछा कि माफी, मैं तो कहता हूं ये माफ होने लायक अपराध है क्या जो उन्होंने आदि पुरुष में किया? देखिए क्या, जो हम तो उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ना, लोग क्या कर सकते हैं? ये तो कायदा कानून कोर्ट तो काम कर ही रहा है अपना। ठीक है, आपकी अपनी लिमिटेशन। तो हमारी अपनी लिमिटेशन, हम थोड़ी मतलब बंदूक लेके AK-47 लेके मारना ऐसा नहीं कर सकते। मेरी जहां तक कैपेसिटी या मेरी जहां तक पॉसिबिलिटी है, मैं तो उतना ही कर सकता ना। अशोक भाई, इस फिल्म को भी सेंसर ने पास किया जी, आपको लगता है सेंसर बोर्ड की सबसे बड़ी गलती थी? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको लगता है सेंसर बोर्ड रिवैम्प होना चाहिए? देखिए सेंसर बोर्ड, आप अगर इस फिल्म को लेकर बात करें, आदि पुरुष को लेकर बात करें, जब जूरी की बात होती है तो आपने कहा कि बेहतरीन लोग इंडस्ट्री के होते हैं जी। ये सरकार और अनुराग ठाकुर कहते हैं कि सेंसर बोर्ड में बहुत बेहतरीन लोग हमने किए हैं जो समाज को समझ सकते हैं। तो क्या ये सरकार की गलती है कि ऐसा बेहुदा सेंसर बोर्ड बनाया उन्होंने? देखिए अशोक जी, मैं बताऊंगा कि चीज़ों को, किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इंडिविजुअल ऑटोनमस बॉडी को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। फिल्म टू फिल्म एक ऑर्गेनाइजेशन पर आप उंगली नहीं उठा सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एक किस्सा बताया, दूसरा किस्सा बता दूँ मैं आपको कि जब से प्रसून जोशी चेयरमैन बने, क्योंकि मैं रोज़, हम लोग फिल्म प्रोड्यूसर जो हैं, प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं, हम लोग रोज़मर्रे की ज़िंदगी पे हम डील करते हैं सेंसर बोर्ड के साथ। सेंसर बोर्ड का जो चयन है, जो ग्रोथ है एज फार एज हैंडलिंग इशूज़ आर कंसर्न, प्रोडक्शन हाउसेज का, सेंसर सर्टिफिकेट का, जो टेक्निकल चीज़ें जो हैं, वो हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। ये मैं आपको सरासर बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। टेक्निकली थिंग्स हैव बिकम वेरी ईजी। जो बहुत टाइम लगता था, ये होता था, वो होता था, उसको बहुत ही स्ट्रीमलाइन करके बहुत अच्छा हो गया, बहुत सिस्टमैटिक हो गया। जो बात है वो है, मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें प्रसून जोशी का बहुत बड़ा हाथ है। नाउ एक फिल्म है, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स हैं, उसके बाद जो लोग जो फिल्में देखते हैं और जो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, वो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पेंटर्स हैं, लॉयर्स हैं, हर तबके के लोग जो हैं वो सेंसर बोर्ड में वो फिल्मों को देखते हैं।
चेयरमैन जो है, मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बोर्ड पे था, चेयरमैन जो है वो तब आता है जब वहाँ पर टाई होता है, बट फाइनल जो फिल्मों के बारे में, फिल्मों को अप्रूवल के टाइम पे जो होता है, वो लोग जो फिल्मों को पास करते हैं वो सरकारी लोग नहीं होते हैं, वो दुनिया अपने विभिन्न विभिन्न प्रोफेशन के जो लोग होते चयन हैं कौन वो करता है होते हैं, उनका? वो होते हैं। हाँ, उनका चयन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। यही तो मैंने कहा गवर्नमेंट कि करती क्या है। चयनित लोग ठीक नहीं थे? जो आदि पुरुष के ये इतने वाहियात डायलॉग जिसके ऊपर कोई भी मतलब पहला अशोक जी- रिएक्शन आदमी का आता है, अशोक जी मेरी बात सुनिए आप। क्योंकि वो प्रसून जोशी और मंत्री जी के मतलब अनुराग ठाकुर के बगैर इंफॉर्मेशन के, क्योंकि हम भी 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड का आदमी कोई उठ के ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अशोक जी, उसको भी नहीं अशोक जी, मंत्रालय आप बाकायदा तय करता है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। नहीं अशोक जी देखिए, डिफरेंट स्टेटा ऑफ पीपल फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंसर बोर्ड, तो उसमें कोई इंडिविजुअल सरकार में किसी आदमी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं कोई, बिकॉज हर किस्म के लोग, अभी मुझे अगर सिलेक्ट किया गया है आपके ट्रेलर में भी ब्लेम किसी एक ही आदमी पे जाएगा, वैसा सरकार को ब्लेम नहीं है ना सेंसर बोर्ड को ब्लेम है। नहीं जो लोग वहाँ बैठे थे, जो लोग वहाँ वैसे बैठे ही थे, होगा ना घुमा फिरा के नहीं, उनके सीधे सीधे सवाल, मैं आपके सवाल को स्ट्रेट करता हूं, कह रहे हैं आदि पुरुष जिन्होंने पास किया उन्होंने आपकी फिल्म भी पास की है। जो लोग, जरूरी नहीं है कि आदि पुरुष के टाइम पे जो लोग बैठे थे वो मेरी फिल्म में बैठे हो। ठीक है वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रदीप जी, लोग अलग अलग है। ये एक सेकंड निशान जी, क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी लोगों के सामने, ये बात समझना जरूरी है कि हर फिल्म को अलग लोग देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, ओके। हर फिल्म को अलग लोग देखते हैं, अलग कमिटी देखती है, अलग लोग देखते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये फिल्म में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, point मेरा इशू अलग है। मेरा इशू आदि पुरुष से मत मिलाइए उसको। नहीं। मेरा इशू जो है, जिस फिल्म को आपने सेंसर सर्टिफिकेट दी है, उस फिल्म के ट्रेलर को आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है। पॉइंट टेकन। प्रदीप जी। हाँ जी, मैं आपकी फिल्म के बारे में तो जानता हूँ। जब आपकी फिल्म गोवा में रिलीज हुई, दिखाई गई, इंडियन पेट्रोल का भी हिस्सा थी वो, और मैं वहाँ पर था गोवा के अंदर, 50वां फिल्म समारोह था, गोल्डन जुबली उसमें थी वो, और काफ़ी चर्चा हुई, और वहाँ पर भी आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला, यूनेस्को गांधी वाला जी। यानी एक जूरी ने वहाँ भी देखा उसको, और बाद में जो है जो उसको नेशनल अवार्ड मिला, उस समय मैं जानता हूँ, मैं विज्ञान भवन में मौजूद था, वेंकैया नायडू जी ने अवार्ड दिया था, संजय पुरोहित सिंह को, अनुराग ठाकुर ही मंत्री थे। जी। तो ये तो बात फिल्म की रही। फिल्म तो जिस तरह मैं हालांकि देख नहीं पाया था, क्योंकि हम जब समारोह में जाते हैं तो बाहर की फिल्में देखने में ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ये फिल्में अपने घर की हैं, हम देख लेंगे। मुझे नहीं पता था इतना विवाद होगा, तो शायद तभी देख लेता। लेकिन जो है ये देखिए, इन्होंने प्रूव कर दिया कि विवाद कितना इंपॉर्टेंट है पिक्चर देखने के लिए। देखिए, यही मैं कह रहा था आपको, तब तो फिर ये यही भी कह रहा था कि विवाद तब से तो ही अशोक जी, character बनता है। अच्छा सर एक मिनट, सवाल कंप्लीट हो तो मैं आपसे एक तो ये सवाल बताइए सर। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2019 में आपकी फिल्म को सेंसर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या बात है कि आपको फिल्म रिलीज करने के लिए 2023 तक इंतजार करना पड़ा? पहले क्यों नहीं कर पाया? कोई थिएटर नहीं मिल पा रहे थे, या फिर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था जो आज तक इस तरह की फिल्मों के लिए बना? नहीं आई टेल यू, फिल्म कंप्लीट हुई, उसके बाद सर्टिफिकेट मिली हमको, अवार्ड वगैरह सब कुछ मिल गया। उसके बाद हम प्रिपरेशन कर रहे थे रिलीज़ का सब कुछ, तो कोरोना हो गया। अब जब कोरोना हो गया, उसके बाद तो फिल्म हम उस दौरान तो फिल्म रिलीज़ कर नहीं सकते थे, और फिर क्या होता है, एक किस्म की एक डिप्रेशन, एक कमी हो जाती है लोगों की कि क्या करें अभी, कैसे करें, बिकॉज जो हमारे फाइनेंसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो टाइम इतना 2 साल निकल चुके थे, कैसे करें उसको। देन जब फिल्म का पूरा DI वगैरह सब कुछ हमने कर लिया, सब कुछ, बिकॉज वहाँ जो दिखाई गई थी फिल्म में, तो उसमें DI वगैरह नहीं किया था, पोस्ट प्रोडक्शन उसका बाकी था, शूटिंग बाकी नहीं थी, एडिटिंग बाकी नहीं थी, खाली पोस्ट प्रोडक्शन था, उसको फ्लेयर करना था। तो उसके बाद जब कंप्लीट हुआ, तो फिर हमने कहा कि चलिए अब लेट्स रिलीज द फिल्म। प्रोड्यूसर्स के अपने कंस्टेंट्स होते हैं, फाइनेंसेस रिलीज करना जो है बहुत बड़ी बात होती है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू रिलीज अ फिल्म। बनाना इतना आसान नहीं है जितना रिलीज करना जो है वो है। क्या आपको लग रहा है कि एटमॉस्फेयर अब ज़्यादा अच्छा हो गया और आप बड़े राइट टाइम पे फिल्म रिलीज कर रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है कि हर फिल्म का रिलीज करने का जो टाइम होता है वो अच्छा ही होता है, वो कोई अलग अलग पीरियड नहीं होता कुछ कि भैया ये मुहूर्त है। क्या फ्लेवर है मूड का, वो पूछना चाह रहे हैं सर? नहीं, फ्लेवर, हर फिल्म का फ्लेवर। अब देखिए, कल आज और कल आई तो पाकिस्तान भारत युद्ध हो गया, इतनी अच्छी पिक्चर पिट गई। सर, इससे बहुत बार हो पहले जाता है पिक्चर एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता। आप अगर माहौल की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं ना कि इस माहौल के अलावा जब फिल्में रिलीज हुई हिट नहीं हुई है।
चलिए ना माहौल। ठीक है। अच्छा, टाइम टू टाइम। अब अशोक भाई मैं आपके सामने एक बहुत खास चीज लेके आ रहा हूं। ये हमारा रैपिड फायर राउंड है। एक सवाल और पूछना सर एक था। अभी एक मिनट सर, एक मिनट अभी, और एक सबके पास आ रहा हूं, रुक जाइए एक सवाल जरूर। रैपिड फायर राउंड में मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको एक पिक करना है, मैं वहां पर जाऊंगा। आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? आवाज नहीं आ रही मुझे। ठीक है, आइए जोरदार तालियां हो जाए रैपिड फायर राउंड के लिए। ये बम तो नहीं है ना? और थोड़ा हौसला बढ़ाते रहिएगा हमारे जो गेस्ट है उनका। आइए जरा सर, यहां पर मैं सवाल दिखाऊंगा, 2 तस्वीरें आएंगी, आपको एक चूज करना है। पहले सवाल के लिए तैयार हैं? हाँ ये ठीक था। बाकी आप तैयार नहीं है क्या? पहला सवाल दिखाइए जरा। रैपिड फायर राउंड में जो पहला सवाल है, बेहतर कलाकार कौन, अनुपम खेर या नसरुद्दीन शाह? अनुपम खेर। चेंज करिए जरा प्लीज प्लीज प्लीज, वहां से कमेंट नहीं आएगा प्लीज। ये फेवर हो रहा है, कश्मीरी पंडित फेवर। वहां से कोई कमेंट नहीं आएगा प्लीज। ओके, अगला सवाल, बेहतर शायर कौन, मनोज मुंतशिर या मुनव्वर राणा? अशोक भाई ट्विस्ट है ये, बताइए। देखिए, एक आदि पुरुष को छोड़ के मनोज मुंतशिर। ओके मनोज मुंतशिर। ओके ठीक है, आदि पुरुष को छोड़ के मनोज मुंतशिर। चलिए अगला सवाल प्ले ऑन करिए। अब अगला सवाल ये है, जरा दिखाइए जरा, बेहतर फिल्म कौन, पठान या आदि पुरुष? पठान। 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 अरे बड़ी क्लैरिटी है, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज एक बार। क्राउड जो है हमारा यहां पर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। आइए जरा, अब सर थोड़ा टफ सवाल है, बेहतर डायरेक्टर कौन, प्ले करिए, ओम राउत या अनुराग कश्यप? अशोक जी। ओम राउत तानाजी। ओम राउत तानाजी। ओके, जवाब उनको देना है, आप लोगों को नहीं देना है। ये भी मैं ही हूं। नहीं लेकिन आप वहीं हैं। मतलब ये तो आपकी फिल्म देखने वाले हैं पक्का। आइए सर अगला सवाल प्ले ऑन करिए, बेहतर नेता कौन, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? प्लीज वहां से कोई कमेंट नहीं आएगा सर। कैंसल। कोई एक, दोनों में कोई बात। सर हो ही नहीं सकता। ठीक है ओके, आइए अगला वाला और टफ है। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए, बेहतर अदाकारा कौन, स्वरा भास्कर या ऋचा चड्ढा? दोनों नहीं। अरे दोनों नहीं। चलिए तो ये यहां पर जोरदार तालियां हो जाए जरा। मेरे लिए अच्छा वही हो सकता है जो देश के हित में सोचे और देश की तारीफ करे। अब मेरे लिए वो अच्छा हो ही नहीं सकता अच्छा, जो देश में एक किस्म का अनरेस्ट फैलाए और देश के खिलाफ बात। चलिए अब मैं कुछ और आपसे कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करता हूं जो इसी से मिलते जुलते हैं जो आप बात कर रहे हैं। अशोक जी, आप एक मुखर वक्ता हैं, राजनीति से लेकर सिनेमा तक तमाम विषयों पर बोलते हैं, इसलिए कुछ बड़े मुद्दों पर मैं बातचीत कर रहा हूं आपसे। एक बड़ा मुद्दा है देश में अल्पसंख्यकों का। राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका गए, उन्होंने फिर कहा कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में। आपका कमेंट? मेरे ख्याल से वो खुद अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो उठ ही नहीं रहा है, तो उनको लगता है कि शायद अल्पसंख्यक खतरे में है। मुझे लगता है कि इस देश में जितनी आज़ादी अल्पसंख्यक को है, सबको एक ही बराबर है। कोई यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इस कंट्री में नहीं है। आप एक अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, एक अनरेस्ट क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। आपकी चूंकि एक पुरानी लेगेसी जो है, जिस लेगेसी ने इस देश पे राज किया था, वो लेगेसी ख़त्म हो चुकी है। उसी फ्रस्ट्रेशन के द्वारा, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो है आप ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उससे ज़्यादा इस चीज़ को मैं अहमियत देता नहीं। लेकिन एक बात बताइए मुझे, राहुल गांधी क्या, नसरुद्दीन शाह भी कह रहे हैं कि मुस्लिम जो डरे हुए हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को टारगेट करना एक फैशन बना हुआ है। देखिए निशान जी, ये बहुत ही दुख की बात है कि एक शख्स जो इस दुनिया में, इस देश में बचपन से रहा है, इस देश में स्टारडम पाता है,
लोग उसकी परफॉर्मेंसेस को तालियां बजाते हैं, बहुत बड़ा स्टार बनता है। उसी देश को आप गाली दे रहे हो और उसी देश के खिलाफ आप बात कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी विडंबना कोई हो सकती। और अगर ऐसा होता तो आज नसीरुद्दीन शाह, अगर ऐसा होता तो नसीरुद्दीन शाह आज पाकिस्तान में होता और वहां पर एक्टिंग कर रहा होता, हिंदुस्तान में नहीं होता और हिंदुस्तान का स्टार नहीं होता। मुझे लगता है कि जो लगातार कांग्रेस का शासन चला 60-65 साल, उस समय में भी हीरो बने लोग, बड़े बड़े अदाकारा बने, और वो शायद इसीलिए सरकार के खिलाफ नहीं बोलते थे क्योंकि उनको लगता था कि जिस देश ने हमको बनाया है उस देश सरकार के खिलाफ बोलने से राष्ट्रद्रोह होगा। तो वो सही थे या अब ये सही है? नहीं, मैं समझा नहीं, सॉरी अशोक जी, वापस बोलिए। 1947 से लेकर लगातार कांग्रेस का शासन रहा है। जब भी अभी राहुल गांधी पे आपने बोला कि इनकी लेगेसी रही है, इन्होंने किया, उस टाइम पे भी अदाकार बने हैं। दिलीप कुमार से लेकर, राज कपूर से लेकर, देवानंद से लेकर तमाम लोगों ने मतलब हीरो बने हैं। बहुत पैसा कमाया उन लोगों ने, देश ने बहुत कुछ दिया जी। लेकिन शायद उस समय भी उनको बोलने की इच्छा होगी, लेकिन इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि इस देश ने हमको इतना दिया, ये सरकार ने हमको इतना दिया, तो हम अब इस सरकार के या देश के खिलाफ बोलकर हम देशद्रोह नहीं करना चाहते। नहीं, आपको किसने कहा कि वो नहीं बोलते? तो सब बोलते थे। नहीं बोलते थे। बोलते थे, दिलीप साहब बोला करते थे, देव साहब बोला करते थे। देव साहब ने तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी, मैंने यही उसके खिलाफ के अलावा। जब वो बोल सकते थे, रोक सकते थे, तो फिर किसने राइट टू एक्सप्रेशन किसने रोका था? नहीं, बट उन्होंने, जब वो बोल सकते तो फिल्म मेकिंग में किसने रोका? नहीं, बट उन्होंने कहा, बार बार कह रहे कि नहीं, बट उन्होंने 2014 के पहले फिल्में, अरे अशोक जी, उन्होंने कब कहा कि एक धर्म विशेष जो है वो इनसिक्योर इस कंट्री में? मुझे बताइए किसी ने कहा? शिवानंद जी, किसने कहा? यहाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, बड़े बड़े स्टार जो है वो एक कम्युनिटी के स्टार्स हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये देश में जो है वो ये शख्स जो है ये बार बार एक चीज की अनरेस्ट क्रिएट करने। अरे हमारे कंट्री में बड़े से बड़ा स्टार शाहरुख खान है, आज बड़ा से बड़ा स्टार सलमान है, बड़ा से बड़ा स्टार इतने सारे हमारे दिलीप साहब हमारे आइकन है हमारे कंट्री के। जब वो नहीं अपने आप को इनसिक्योर फील करते थे तो नसीरुद्दीन शाह कहां से इनसिक्योर फील करा अपने आप को? अशोक भाई, शाहरुख का बेटा बिना किसी जुर्म के अशोक भाई 28 दिन तक जेल में रहा। एक मिनट, किस कारण रहा? औरों को भी शाहरुख खान का बेटा है, फिल्म एक्टर का बेटा है, या पैसे वाले का बेटा है? अरे अशोक जी, ये तो आप कायदे कानून से उसको मैं बता रहा हूँ, तो क्या वो इनसिक्योर फील नहीं करेगा? अगर आप एक शाहरुख खान ने कहा कि ये कंट्री में हम ये जो कंट्री है धर्म विशेष के खिलाफ है, यहाँ पर मुसलमान जो है वो फ्री नहीं है। मैं आऊंगा शिवानंद जी, अशोक जी औरों को भी पूछ देते हैं। अरे अशोक जी और भी बैठे हैं। शिवानंद लीगल टैंगल में अगर कोई क्रिमिनल केस में फंसता है, वो आप कंट्री से कहां जोड़ रहे हो उसको आप? ठीक है, ये तो बाकायदा कोई मकसद ही नहीं। शिवानंद जी का सवाल मतलब ही नहीं है कोई। शिवानंद जी, अशोक जी, आपने बहुत शुरुआत में कहा कि जो ये फिल्म है ये झूठ के खिलाफ सच के नैरेटिव को सामने लाती है। टेररिज्म के एक्चुअली मेरा सवाल ये है, मेरे दो सवाल थे, एक सवाल प्रदीप जी ने पूछ लिया। मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि क्या बॉलीवुड का जो विमर्श है, जो नैरेटिव है बॉलीवुड का, वो नैरेटिव एक वैकल्पिक विमर्श जो अब तक दबा हुआ था, या सूडो सेक्युलरिज्म जिसको हम बोलते हैं, उस छद्म धर्म निरपेक्षता का जो एक दबाव बॉलीवुड पे बना हुआ था, बहुत सारे लोग जो चाह के उस झूठ को मतलब एक तरह से क्या एक्सपोज करना चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे थे। अब उनको स्पेस मिला है, वातावरण मिला है, और उनको लग रहा है कि ऐसे सारे झूठ को एक्सपोज करने का, सच को दिखाने का ये सही समय है, ये सही वातावरण है। आप मेरी बात को रिपीट कर रहे हैं, मैंने एग्जैक्टली यही कहा था, बाकायदा यही है। एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है एक मेकर को हर जगह पे कि भैया अभी चीज़ों एक आपको सही माने में एक आज़ादी मिली है आपकी कहानी नरेट करने के लिए, ठीक है ना? और मेरा राइट है। इस पूरी चीज़ को या इस किस्म की फिल्मों को आप बॉलीवुड के साथ या हमारी इंडस्ट्री के साथ जनरलाइज मत करिए, बिकॉज आप देखिए बाकी उसके अलावा ऐसी फिल्मों के अलावा भी फिल्में हिट हो रही हैं। अभी आप देखिए विकी कौशल की फिल्म रिलीज हुई है, रोमांटिक फिल्में बन रही हैं, एंटरटेनमेंट फिल्म बन रही हैं, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं जो अलग। मेरा सवाल इसलिए है अशोक जी कि ये एक विषय था जिस विषय पर बॉलीवुड चुप्पी साधे बैठा था, आज उस विषय पर लगातार फिल्में आ रही हैं। अशोक जी से मैं तो यही तो मैं कह रहा था कि अभी जो छूट और जो एक फ्रीडम का एहसास, आज़ादी का एहसास जो हम मेकर्स को मिल रहा है, सच्ची कहानियां लोगों के सामने लाने की, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो फैक्ट है। अभी आगे और फिल्में बनेगी, मैं भी अगले महीने एक दूसरी फिल्म अनाउंस कर रहा हूं। जो आपके चाहने वाले, हमने जब ये शो किया उससे पहले जो हमने फीडबैक लिया, वो ये बोलते हैं लोग कि अशोक पंडित जी इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? आपको लग रहा है?
अरे अगर एक उदाहरण दो, एक मिनट। अब आपने पूछा, एक मिनट। निशान जी, देखिए, मैं एक फिल्म फेस्टिवल में एक मिनट, इजरायली फिल्म मेकर नदाव लैपिड ने कश्मीर फाइल्स को वल्गर प्रोपेगेंडा कहा। तो आपने बयान दिया कि मेरे हाथ में पिस्तौल होती तो मैं नदाव लैपिड को गोली मार देता। उसका कारण देखिए, ये एक एक्सप्रेशन होता है, मेरी धरती, मेरा स्टेज, मेरा देश। ये जो अशोक जी कह रहे थे या ये कह रहे थे कि मेरी फिल्में, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारी कंट्री, एक अंग्रेज आके आपके फिल्म मेकर को, जिसकी फिल्म को देश ने सराहा है, वो आके बोलता है कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा, को गाली देके निकल जाता है। ये इससे बड़ी बेइज्जती और इससे बड़ी बेवकूफ़ी हमारे लिए नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। एक सेकेंड, मतलब आपने एक ऐसी फिल्म को गाली दे दी जिसने, जो वो सब्जेक्ट मेरा था, मतलब ये कि जो उस फिल्म में दिखाया गया है मैं उसका हिस्सा हूं। पर्दे पे जो देखा है मैं रियल लाइफ में हिस्सा था, ठीक है ना। मैंने वो जेनोसाइड सहा है, मैंने वो एथनिक क्लींजिंग सही है, मैंने वो एक्सोडस सहा है, मेरे घर जलाए गए, हमारे कम्युनिटी के औरतों का बलात्कार हुआ है, हमारे साथ वो सब कुछ हुआ है, हम पूरी की पूरी रेस वहां से निकले हुए हैं। जब कोई फिल्म उसको दर्शाता है, लेकिन आप और ये शख्स तो गोली मार देंगे और ये शख्स जो है हमारे जेनोसाइड का, देखो फिल्म का मजाक नहीं है, वो हमारे जेनोसाइड और हमारे एथनिक क्लींजिंग का मजाक है। नहीं, आप समझिए, आप एक मिनट, वो अंग्रेज, लेकिन तो आप गोली मारने को कैसे जस्टिफाई करेंगे? अरे वो अंग्रेज जो है वो भी गोली मार के गया स्टेज पे, उसने पूरे के पूरे कम्युनिटी को गोली मार के चला गया हो। दैट आल्सो इज अ वायलेंस व्हिच इज कमिटेड ऑन द स्टेज। तो यू विल रिप्लाई दैट विद अदर वायलेंस, कि गोली मार दूंगा मैं। जो जिसको जैसा सवाल अच्छा चलिए, एक मिनट रुकिए। अरे वो अंग्रेज है, अरे कौन सी मैंने AK-47 उठा के गोली मार दी? अच्छा ठीक है, वो मैम प्लीज रुक जाइए, भैया आप एक एक्सप्रेशन को समझिए। अच्छा, तो मैं आपका एक और एक्सप्रेशन बताता हूं। आप एक रोष को समझिए, आप एक दुख को समझिए, आप एक गुस्से को समझिए। आप लिटरली उस वर्ड का वर्ड निकालेंगे तो निशान जी, भाई एक बात बताइए, आप गुस्सा इस बात से हैं कि वो एक अंग्रेज बोल के गया है? कोई अंग्रेज नहीं होता, कोई भी, मतलब बाकी लोग को, हमारी इंडस्ट्री में भी जितने मेकर्स हैं, जितने लोगों ने हमारी इस कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा कहा है, मैं सबका खंडन करता हूं, सबको मैं जो है वो प्रेस करता हूं। मैंने उनका अगेंस्ट बात नहीं की। फ्रीडम में अगर कोई कुछ कह रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे अनुराग कश्यप के बारे में आपने कहा कि वो शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, अर्बन नक्सल हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, अब वो तो फिरंगी नहीं है, तो उसमें डाउट क्या है? रात के 1:30 बजे दारू पी के मेरे को गाली देगा तो मैं उसको शराबी नहीं बोलूंगा, रात के 1:45 बजे वो मेरे को फोन करके मुझे गाली देगा, माँ बहन की गालियां देगा, तो मैं उसको शराबी नहीं बोलूंगा। क्या बोलूं? एक मिनट सुनाता हूं, एक मिनट, क्या आप मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए। ये देखिए अनुराग कश्यप ने क्या कहा, आपके इस बयान पर क्या कहा, ये वो दिखाते हैं, जरा प्ले ऑन करिए। उन्होंने एक न्यूज लॉन्ड्री को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था, ये दिखाते हैं। हाँ सुना मैंने। Again, and from here, I will see him as a good actor. We will need to know because I don't respect his art. Ashok Pandit is not even an artist; he's a panwala. Ashok Pandit is not even an artist; he's a panwala. आप आर्टिस्ट नहीं, आप पान वाला है, वो कह रहे हैं। पान वाले की इज्जत नहीं होती क्या? पान वाले की मैं फोटो लगा के पूजा करूंगा, वो इतने लोगों को एंटरटेन करता है, उसकी औकात नहीं उतनी भी एंटरटेन करने की जो पान वाला करता है। एक सेकंड सर, एक मिनट। आमिर खान के लिए आपको गुस्सा शांत हुआ या आप अभी भी नाराज हैं? आमिर खान से आपने सलमान का नाम लिया, शाहरुख का लिया, आमिर नहीं बोले हो सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो आमिर मेरे काफी क्लोज फ्रेंड है, ऐसी बात नहीं है। आमिर इज एन आइकन ऑफ दिस कंट्री, उसका आप नकार नहीं सकते उसको। मैंने आमिर साहब से बहुत पहले एक सवाल पूछा था कि आप बाकी जो ट्रेजेडीज की बात करते हैं, जब बाकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं, जब तो आप कश्मीरी पंडित्स के जेनोसाइड और एथनिक क्लींजिंग की बात क्यों नहीं करते हैं? मेरा सिर्फ वही रोष था। एक मिनट मैं आपको एक सुनाता हूं, आपको एक स्टेटमेंट है, जरा दिखाइए वो स्टेटमेंट, और स्टूडियो में ऑडियो ऑफ करिएगा इसका, जरा प्ले ऑन करिए इसको, जरा क्या कहा था आमिर खान को लेकर, सुनिए जरा एक बार। ये बहुत जरूरी है आमिर खान साहब को और किरण जी को समझना कि आप कंट्री से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कंट्री इंटॉलरेंट ना हो। मैं आपके द्वारा इनसे पूछना चाहता हूं
कि आपने कंट्री को आज तक क्या दिया, आपने कौन से गांव आपने अडॉप्ट किए हैं। आप कह रहे थे वो पाकिस्तान चले जाएं और ये और वो, क्या कहेंगे इस पर आप? क्योंकि उनके हिसाब से ये देश इंटॉलरेंट था, ये देश रहने के लायक नहीं था। उनकी धर्मपत्नी ने कहा था कि ये किस देश में हम रह रहे हैं, हमें देश छोड़ के चले जाना चाहिए था। तो उसका जवाब तो मैं दूंगा ही दूंगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, मेरे साथ मैंने इंटरव्यू लिया था हेमंता बिस्वा शर्मा का, वो आमिर खान की खूब तारीफ कर रहे थे। दिखाइए जरा एक बार। कोई फिल्म स्टार तो पसंदीदा होगा आपको? नहीं, आमिर खान जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो हमारा बाढ़ आने से सीएम रिलीफ फंड में कुछ ना कुछ भेजता है, तो आमिर खान जी को मैं बात भी किया हूँ। बीजेपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आमिर खान हर आपदा में आगे आते हैं। आप कह रहे हैं आमिर ने कुछ नहीं दिया। बीजेपी के लिए आते होंगे, मेरे लिए नहीं है। उसका लेकिन जब आपने कहा कि देश को क्या दिया है, आपने बयान ये पूछा था। देखिए, अगर कोई शख्स मेरी कंट्री को कहेगा ये कंट्री रहने के लायक नहीं है, यहाँ पर इंटॉलरेंस है, और मेरे देश के खिलाफ कोई बात करेगा, मैं उसको ऐसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मुझे बाकी क्या कहते हैं उसके बारे में, किसके बारे में मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन I have nothing to do आपकी आजादी अगर बोलने की तो उनकी भी है, देश में तो लोकतंत्र है। तो मैंने कब बोला मत बोलिए? मैं तो जवाब दे रहा हूँ, मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना। उनकी आजादी है, मेरी भी आजादी, मेरी आजादी नहीं है। अशोक जी, आप किसी को बोलते गोली मार दूंगा, किसी को बोलते पाकिस्तान चले जाओ, ये कहां से आजादी है? अरे आजादी, गोली मारी क्या? नहीं मारी ना। जिस दिन मारूंगा तब बोलो यार। अरे एक्सप्रेशन है, मैंने कौन सी गोली मारी? वो भी कहाँ छोड़ के चले गए थे देश? वो भी तो ऐसे ही गुस्से में बोल रहे थे। कई बार हम बोलते कि दिल्ली रहने लायक जगह नहीं रहेगी, इतना पॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब दिल्ली छोड़ के थोड़ी जाते हैं। नहीं, देखिए पॉलिटिकल, जैसे आपने किया, जगह दोगी कि नहीं? एक नैरेटिव। अशोक जी, दूसरी बात है, अभी आपने कहा कि वो उनका प्रॉब्लम है, वो उसका प्रॉब्लम है, वो उनको आसाम के मुख्यमंत्री को मदद करते होंगे, मुझे तो नहीं की। मुझे तो नहीं, कश्मीर में आपने परेशानी झेली होगी। भारत कहेगा हम काय को कश्मीरी पंडित के साथ खड़े रहे, लेकिन देश रहता है, देश रहता है, देश उसके साथ रहेगा। आमिर खान ने आसाम में भी मदद की होगी, तो वो मेरे देश के भाई है, वो मैं उसके लिए आसाम उसको सैल्यूट करूंगा यदि उसने वहां बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं, की। नहीं, आप इन्होंने जो सवाल पूछा मैंने उनका जवाब दिया। अशोक जी, इन्होंने पूछा उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो हेमंत, एक सेकंड, बीजेपी की बात, हेमंत, अगर आमिर खान ने किसी अच्छे कॉज के लिए प्रेस किया तो मैं तारीफ करूंगा ही करूंगा उसकी। मैं क्यों नहीं तारीफ करूंगा? क्या जवाब दिया? उन्होंने उनके लिए किया होगा, मेरे लिए तो नहीं किया। ये सब जवाब नहीं, इन्होंने बीजेपी की बात की, इन्होंने बीजेपी की बात की, पॉलिटिकल पार्टी की बात की। अरे अगर वो इंसिडेंट, अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, अरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, किसी पब्लिक कॉज के लिए उन्होंने सपोर्ट किया है तो भाई शुड नॉट प्रेज इट, मैं प्रेज करूंगा उसको। बात वही। लेकिन जहां तक मेरे कंट्री का सवाल है, बोले कि ये कंट्री रहने के लायक नहीं है, आमिर खान इस कंट्री में हाहाकार मचा हुआ है, ये कंट्री छोड़ के आप बाहर चले जाइए, तो जन्म लेना भी आपने कहा था आमिर खान जन्म लेना नहीं चाहते थे। क्या गोद ले रखा है, कौन सा गांव? आमिर खान के लिए आपने कहा था कि उन्होंने कौन सा गांव गोद ले रखा है। आमिर खान ने उत्तर प्रदेश में एक गांव गोद ले रखा है, महाराष्ट्र अख्तियारपुर, उनका पुश्तैनी गांव, फिर महाराष्ट्र में 2 गांव जहां पर वो प्रभावित थे उनको गोद ले रखा है। आप हेमंता उनकी तारीफ करने, ऐसे कैसे हम किसी को क्रिटिसाइज कर सकते? नहीं, एक सेकंड निशान जी, आप चीजों को जोड़िए मत, आप चीजों को मिक्स मत करिए। मैं ओवरऑल पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं। ओवरऑल पर्सनालिटी तो मेरे दोस्त हैं। मैं उस इशू को लेकर बात कर रहा हूं जिस इशू में उन्होंने इस कंट्री को क्रिटिसाइज किया था। दिस कंट्री इज नॉट वर्थ लिविंग, और इस कंट्री में रहने मुझे लगता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे जाना चाहिए। मैंने उस इशू को लेके मैंने रिस्पॉन्ड किया था। हर्षवर्धन जी, ठीक है अशोक जी, उसके कोई साथ भी नहीं खड़ा है अगर कोई कहे कि इस देश में टॉलरेंस नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, लेकिन लाइन तो बहुत साफ साफ दिखती है। और मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है। आपने अभी कहा कि मैं गुस्सा कहाँ होता हूँ, सबसे आपने पूछा तो अभी तो आप हंस रहे हैं, लेकिन क्या इस देश में आप कह रहे हैं सरकार भी उसी वातावरण की है, एक राइट विंग नेशनलिस्ट जो भी आप कह ले, देश प्रेम वाला, लेकिन क्यों इस नैरेटिव के लोग क्रिएटिव फ्रीडम की बजाय थोड़ा आक्रामकता ज्यादा करते हैं? यानी जितना क्रिएटिव फ्रीडम में दिखना है उनको, उससे ज्यादा वो बोलते हैं या गुस्से में दिखते हैं। कई बार उसमें आदि पुरुष नहीं हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। होश में बात करना बहुत ज़रूरी है, और क्रिएटिव लोग बात करते ही करते हैं। अगर आप मेरे बारे में आप पर्सनल सोचिए, मैं क्यों मुझे गुस्सा आता है या मैं क्यों रोष होता है, क्यों आई गेट वेरी वर्कड अप। अब मेरे उसमें आप जाके देखेंगे, अगर
तो उसका कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि पिछले जो 36-37 ईयर्स जो मैंने सफ़र किया है, जो मेरी कम्युनिटी ने सफ़र किया है, एक किस्म की एक अपैथी जो हमने सफ़र की है। आपका नेचर जो है, आपकी जो चीज़ें जो हैं वो आपका माहौल बना देती हैं। एक सेकंड आपके साथ है ना, मुझे बता, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ आपको। फिल्म बनाते हैं तो क्रिएटिव फील्ड में ज्यादा दिखना चाहिए, वो सटल वे में जाए, कोई बात हो, नैरेशन नहीं, वो फिल्म के सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है ना। अगर आप मेरी फिल्म को बोलोगे कि ये फिल्म जो है प्रोपेगेंडा फिल्म है और आप मुझे अब्यूज़ करोगे, आप मुझे मेरी बेइज्जती करोगे और आप मेरे क्रिएटिव टैलेंट को क्वेश्चन करोगे कि आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए फिल्म बना रहे हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको बैक कर रही है, तो जब आप मेरी क्रिएटिविटी को, आप मेरे अस्तित्व को एक्यूज करोगे और एक ज़मीन पे लाके गिराने की कोशिश करोगे, तो उसका जवाब तो ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, अब मैं माहौल को थोड़ा ऑन लाइटर नोट लेके जा रहा हूं जी, और थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट होगा जी। वो कैमरा है, मुझे आपको कैमरा बताने की जरूरत नहीं, ये है हमारा रैपिड फायर राउंड और इस रैपिड फायर राउंड में सवाल वहां पर आएंगे, उधर वहां पर मैं जाऊंगा, वहां पर जवाब आपको यहां पर देना होगा यस और नो में। क्राउड जवाब नहीं देगा, जवाब इनको देना है। ओके, जोरदार तालियां हो जाएं मेरे सर, सिर्फ यस या नो। मेरा अशोक जी पहला सवाल आपसे, अशोक पंडित जी से पहला सवाल है, प्ले ऑन करिए जरा। हालांकि जवाब देखिए, फिल्म आदि पुरुष को बैन करने की मांग सही है, उधर कैमरा है सर, आप पास भी कर सकते हैं वैसे। नो, अच्छा ठीक है, ओके। दूसरा सवाल प्ले करिए, दूसरा सवाल, जोरदार तालियां हो जाए। सवाल यह है, कश्मीर में हिंदू परिवारों के पुनर्वास की योजना सफल है। ओके, बहुत क्लैरिटी से बोला आपने वैसे इस पे। अगला सवाल प्ले ऑन करिए, हमारा अगला सवाल है, फिल्मों में अपशब्द और अश्लीलता पर बैन लगना चाहिए। फिर हमारा एक और सवाल प्ले ऑन करिए, अगला सवाल, जेएनयू में देश विरोधी तत्व मौजूद हैं और आप वहीं फिल्म रिलीज करने जाते हैं। बदलने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, अगला सवाल जरा चेंज करिए, सवाल लाइए, महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन बीजेपी की भूल थी। अशोक जी, इस शो में रिकॉर्ड आप पहले इंसान हैं जिन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए बगैर पास किए। जोरदार तालियां हो जाए। अभी तक बस राहुल गांधी और केजरीवाल पर आपने जवाब नहीं दिया, बाकी सारे जवाब दे दिया आपने। उन्होंने माथा पकड़ लिया था। जवाब आपको समझ लेना चाहिए था। जयशंकर जी, आखिरी सवाल आप पूछिए, फिर आपके पास। नहीं, जब बार बार आप कह रहे हैं कि हमारी फिल्म जो है वो सच्ची घटनाओं पे आधारित है, सच्ची कहानी पे आधारित है। निशांत ने पहले ही पूछा था, उसका जवाब आपने दिया नहीं। तो 72 होरों का जिक्र कहाँ है? 72 होरों से एक कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, उसका जिक्र कहीं है क्या? जगह जी, आप फिल्म देखिए, फिल्म देखने के बाद हम बात करेंगे इसको। नहीं, सवाल नहीं है। मैं उसका मैंने कहा था, अशोक जी, मैं आपके सवाल का जवाब फिल्म में, मैं फिल्म को लिखने सवाल ये है कि आपकी नहीं, ये सवाल नहीं है, पढ़ के रिसर्च की थी। 72 होरों का जो शीर्षक है वो अपने आप में कहानी बता देता है, अपने आप बता देता है कि एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने की बात है। वो अगर 72 होरों का कहीं जिक्र है, कुरान में, हदीस में, शरीयत में कहीं पर भी कोई जिक्र है इसका, तो आप उसको बताइए। इसका क्या ये अल्लाह के इस्लाम पर कोई फिल्म नहीं है, मुल्ला के इस्लाम पर है? अब थोड़ी सहूलियत हो गई होगी। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, इन सारे सवालों का जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेगा। मैं नहीं कह इस सवाल का जवाब दे सकता बिकॉज अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए एक मिनट नहीं, मेरा सवाल आपसे, आप फिल्म को डिस्क्लोज मत करिए, बस एक चीज बता दीजिए, होमवर्क को लेकर क्या आपकी रिसर्च टीम ने कुरान पढ़ी, उसके ऊपर रिसर्च की? आपको क्या लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म बनाई जा रही है, हमने रिसर्च नहीं किया होगा, पढ़ा नहीं किया होगा और हमने ये नहीं किया होगा? आप निशान जी मेरे साथ हमारे साथ शो करने चाह रहे थे, इतनी रिसर्च कर चुके मेरे बारे में, तो हम इतनी बड़ी फिल्म बनाएंगे, हम रिसर्च नहीं करेंगे? इतना तो मत हमको हल्के में लो यार। तो फिर ये बता संजय मैं बता रहा हूं आपको, संजय पूरन सिंह चौहान, तो फिर उस रिसर्च में 72 हुए कहां से आई? सुनिए ना, संजय पूरन सिंह चौहान जो है उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए, इसने लाहौर भी बनाई थी, उसके लिए भी उसको नेशनल अवार्ड मिला था। तो बहुत ही
बहुत ही, और गुलाब सिंह जी जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, मैं तो को प्रोड्यूसर हूँ, ये सारे सीरियस राइटर्स जो संजय के साथ हैं, काफी मेहनत की गई है। हम के बाद आप किस पर काम कर अच्छा एक हर्षवर्धन जी, हमने भी जो रिसर्च किया, मैं जब आपको इस फिल्म के बारे में ये बात नहीं बता रहा शो तो मैं किया। अगली फिल्म अनाउंस कैसे कर सकता हूँ आपके साथ यहाँ पे? अशोक जी, हमने भी एक शो किया, 72 हुरों पर भी एक शो किया, जितने भी इस्लाम के स्कॉलर्स हैं उन सभी ने कहा ये कहीं पर जिक्र नहीं है 72 हुरों का। फिल्म देख लीजिए। लेकिन मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अशोक जी के लिए। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।